हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और पिछली जो वीडियो थी हमारी वो पावर शेयरिंग को लेकर के थी, जिसको मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझाया था। और मैं आशा करता हूँ आप उसको देख लें ताकि वो चैप्टर आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए एग्जाम के पर्पज से। और आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ क्या, सारे के सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th क्लास में तो पढ़ ही लिया होगा ना। उसके बाद की जो चीजें घटती हैं वो इस चैप्टर में घटेंगे, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका फ्रांस में हुआ, उस फ्रांस में कुछ चीजें घटी। जैसे कि मान लीजिए फ्रांस में वहां के राजा के शासन को हटाया, राजा के शासन के बाद वहां पर डेमोक्रेसी आई। उस डेमोक्रेसी को किसने हटाया था? नेपोलियन ने हटाया था। और नेपोलियन का रूल जैसे ही स्टार्ट होता है वो पूरे के पूरे यूरोप पर, अधिकांश यूरोप की जगहों पर राज करना स्टार्ट कर देता है। उसको भी हराती है कौन? वियना ऑफ कांग्रेस। और वियना ऑफ कांग्रेस को भी सामने एक दिक्कत क्या आती है कि वहां के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो आंदोलन करने लग जाते हैं। और फाइनली इस आंदोलन के बाद क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा यूरोप है वो अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है। यानी कि समझने का तरीका देखिए कि पहले का जो यूरोप था वो मान लीजिए कि 4 से 5 हिस्सों में बटा हुआ था। 4 से 5 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसके ऊपर राज किसका था? कंजर्वेटिव पावर का था। बाद में यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन की वजह से क्या हुआ, उसमें बहुत सारे देश बन गए। वही हमें इस चैप्टर में जानना है कि पूरे के पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म आया, जिसकी वजह से जो लोग थे, जर्मन के लोग थे, इटाली के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, ऑटोमन एम्पायर के लोग थे, वो सभी अलग क्यों हुए, वो हमें इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी आप इस चैप्टर को खोलते होंगे तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी फोटो आती है, वो ये फोटो है जिसको किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरो। 1848 में जब क्रांति चल रही थी पूरे फ्रांस में और पूरे यूरोप में भी क्रांति जब चल रही थी, तब इस पेंटिंग को बनाया गया था। इस पेंटिंग का मकसद क्या था, दिखाना क्या था इसमें? उनका जो मकसद था, ये देखिए जो झंडे आप देख रहे हैं ये अलग अलग देशों के झंडे हैं। ये क्या है? अलग अलग देशों के झंडे हैं। और ये सभी के सभी जो लोग हैं वो कतार में लगे हुए हैं और वो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में या फिर आज के टाइम में भाई हमें अपनी जो आइडेंटिटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी भाषा है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा एक आने वाले टाइम में अपना देश होगा। और यही भावना जो होती है वो नेशनलिज्म की भावना होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, भारत में ही रहते हैं ना आप, तो इस भारत में आपके अंदर क्या देखते हैं कुछ चीजें कि भाई इस भारत में जो लोग हैं, कब बहुत सारे लोगों का जो कल्चर है एक तरीके से वो क्या है? एक जैसा है। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो भाषा है वो कैसी है? एक जैसी है। अब ये सब जो कुछ बातें हैं ना, कल्चर हो गया, भाषा हो गया, धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया, ये सब कलेक्टिव आइडेंटिटी है। क्या है? कलेक्टिव आइडेंटिटी। और यही सब चीजें क्या करती हैं? आपके भीतर नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करती हैं। जैसे कि भारत का अपना एक राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, भारत का झंडा है, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, ताकि आप अपने देश के प्रति प्रेम भाव हमेशा के लिए रखें, देश के लिए कुछ करने की सोचें। और ये जब आप सोचते हैं या फिर ये जो भावना आती है, यही जो भावना होती है वो क्या कहलाती है? नेशनलिज्म की भावना कहलाती है। यही नेशनलिज्म की भावना यूरोप के अलग अलग जो देश थे उनके लोगों में आई और उन्होंने क्या किया? अपने अलग अलग देश बनाए। क्योंकि अगर आप अभी यूरोप का मैप देखेंगे, अभी का मतलब आज अगर आप यूरोप का मैप देखते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें आप देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे देश हैं, कम से कम 44 से 45 प्लस वहां पर देश हैं। वो क्यों हुए? वो इसी नेशनलिज्म की भावना की वजह से हुए कि जिनकी संस्कृति, जिनकी भाषा, जिनके रीति रिवाज एक थे, उन्होंने बोला भाई कि हमारा जो ग्रुप है वो एक अलग देश में रहेगा। ऐसे ही जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने बोला भाई हमारा अलग ग्रुप रहेगा। और इस तरीके से क्या हुआ? पूरा का पूरा यूरोप जो है आपका अलग अलग हिस्सों में बट गया। ओके, चलिए, तो नेशनलिज्म आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत। 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और ये सबसे पहली भावना थी कहां पर? एक यूरोप वाले क्षेत्र में, जहां पर लोगों ने आंदोलन किया था। और यहीं से वो बात आई थी, ड्यूक मेटरनिक ने कही थी। क्या कही थी? कि जब फ्रांस छींकता है, क्या करता है? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसके कहने का तात्पर्य क्या है भाई? इसके कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांस में जो भी घटना घटेगी ना वो पूरे के पूरे यूरोप में जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब देखिए हुआ क्या,
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका हुआ वो किसके खिलाफ हुआ था भाई? जो वहां के राजा थे उसके खिलाफ हुआ, जो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ हुआ, और उसको लेकर के जितने भी लिबरलिस्ट थे, लिबरलिज्म को जो सपोर्ट करते थे, लिबरलिज्म एक भावना होती है जिसके जरिए समझिए आप एक नई सोच को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि भाई सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, ये सब जो भावना होती है, सभी स्वतंत्र रहे, उसको लिबरलिस्ट सोच आप कह सकते हैं, फिर लिबरलिज्म की भावना आप कह सकते हैं। तो वो जो भी थे उन्होंने ही क्या किया कि भाई आंदोलन चलाया, कहां पर? फ्रांस में, और उसको लेकर के कुछ चीजें बनाई ताकि भाई जो देश के जो लोग हैं ना उनके साथ जुड़े। किसके साथ? जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके साथ जुड़े। और क्या क्या किया उन्होंने? सबसे पहले किया भाई कि फ्रांस का अपना एक झंडा होगा। क्या होगा भाई? फ्रांस का अपना एक झंडा। अभी मैंने बताया ना यहां पर कि नेशनलिज्म की भावना कैसे आती है, इस तरीके से आती है, जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आप क्या बना सकते हो? एक अपना देश बना सकते हो। तो यही भावना को क्रिएट करने के लिए, इसी भावना को क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस कराया। दूसरा क्या किया कि जब राजा का शासन था तो वहां पर एस्टेट जनरल हुआ करते थे, वहां पर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट आपने सुना होगा, तो एस्टेट जनरल हुआ करते थे जो कि राजा ही चूज करता था। तो इस वाली पद्धति को हटा करके वहां पे बोल दिया भाई कि अब जो एस्टेट जनरल्स है ना उनको इलेक्ट किया जाएगा, और इनका नाम बदल करके कर दिया भाई, ये अब एस्टेट जनरल नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? अब एक नेशनल असेंबली के मतलब जो सदस्य हैं वो कहलाएंगे। तीसरा क्या किया कि बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रगान सुनते हैं, राष्ट्रगीत आप सुनते हैं, ये सब सुनते हैं ना, ये सब चीजें वहां पर कंपोज करी गई। साथ में जो भी सदस्य थे नेशनल असेंबली के, उन सभी को ओथ, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जब भाषण देने जाता है कोई नेता तो वो गीता पर हाथ रख के ओथ लेता है ना, कसम खाता है कि मैं देश के प्रति वफादार रहूंगा या फिर संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, ये जो आपने देखा होगा ओथ सेरेमनी जिसे हम कहते हैं, तो उन सभी को ओथ दिलाई गई भाई। तीसरा क्या किया? तीसरा कर दिया कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक तरीके से लाया गया, यानी कि जैसे कि भारत है आपका, भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तो है, जैसे कि यहाँ पर एक केंद्र सरकार है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि पूरे के पूरे भारत पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है, उस तरीके से। तो ये सिस्टम वहां पर आया। तीसरा क्या किया कि जो भी देश के भीतर कस्टम ड्यूटीज थी, कस्टम ड्यूटीज का मतलब जो भी टैक्स वगैरह थे उनको हटा दिया गया, देश के भीतर वाले जो कस्टम ड्यूटीज थी। साथ में क्या किया उन्होंने कि पूरे के पूरे फ्रांस में एक वेट का और किसका कहते हैं, मेजर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर के। इसका मतलब क्या है कि आप सभी को पता है, मान लो एग्जांपल के लिए कि यहां से लेकर के इसको मैं 1 सेंटीमीटर कहता हूं, क्या कहता हूं, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका, ये यूनिफॉर्म सिस्टम है कि कहीं पर भी आप चले जाओ भाई, इतने से इतने अगर दूरी जो होती है उसको मैं 1 सेंटीमीटर कहता हूं। तो इस चीज को भी इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म सिस्टम है। तो इस चीज को क्या किया भाई, पूरे के पूरे फ्रांस में इसको लागू किया। और लास्ट चीज ये कर दी भाई कि हमारी एक अपनी पहचान होगी हमारी भाषा से, वो होगी फ्रेंच। क्या होगी, फ्रेंच। तो फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज भी बना दिया गया। अब ये सब सोचिए, जब ये सब चीजें कर दी गई तो इससे क्या आ गई, लोगों में कौन सी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो जो देश के लोग होंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई अब हमारी एक अपनी संस्कृति है, हमारा एक झंडा है, हमारा एक राष्ट्रगान है, और हम सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये फ्रांस में हुआ। यही वाली भावना कहां पर गई है, पूरे के पूरे यूरोप में गई है। खैर ये सब चीजें हुई, और इसके बाद यहां पर क्या आया था, कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी आती है 1789 के बाद, वहां पर कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी आती है, और वो डेमोक्रेसी कुछ टाइम तक चल ही रही होती है। उसी बीच में क्या होता है, वहां पर थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फाइनली क्या होता है, यहां पर नेपोलियन आ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट इसको कहते हैं। और यहां पर नेपोलियन का राज यहां पर स्टार्ट होता है 1799 से लेकर के 1815 तक का जो समय था। वहां की डेमोक्रेसी को नेपोलियन ने हटाया और फ्रांस में अपने आप को एक तरीके से सम्राट घोषित कर दिया कि भाई अब फ्रांस को मैं चलाऊंगा। जब नेपोलियन यहां पर आया और उसने ये सब चीजें करी, तो उसने एक चीज और लागू करी 1804 में, जिसको सिविल कोड भी कह सकते हो आप, और एक और कहा जाता है नेपोलियनिक कोड। ठीक है, सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड, यानी कि नेपोलियन के आने के बाद जो भी उसने परिवर्तन लाए वो कौन कौन से लाए। तो देखिए, इसकी कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ खराब बातें भी थी। जो ऊपर वाली हैं वो अच्छी हैं और जो नीचे वाली हैं वो थोड़ी सी खराब बातें। देखिए अच्छा क्या किया इसने, सबसे पहला नेपोलियन कोड में ये कर दिया भाई कि जो भी लोग हैं वो सभी के सभी कानून के समक्ष क्या हैं, वो समान हैं, वो इक्वल हैं। ओके, दूसरा क्या कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया सभी को, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया।
तीसरा क्या किया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे उसको भी सिंप्लीफाई किया, यानी कि जो शासन करने की जो पद्धति होती है ना उसको सिंप्लीफाई किया ताकि अच्छे तरीके से उस देश पर क्या कर लिया जाए, शासन किया जा सके। तीसरा जो फ्यूडल सिस्टम था इसको अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है भाई, फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है कि पहले क्या हुआ करता था ना कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी और उसका जो मालिक हुआ करता वो लॉर्ड हुआ करता था और उसके अंदर रहने वाले जो लोग थे वो उसके एक तरीके से गुलाम माने जाते थे। वो होता आपका एक फ्यूडल सिस्टम, जिसको हटाया किसने, नेपोलियन ने। उसके बाद भाई कि जो भी किसान थे, जो भी कर्ज में डूबे हुए थे, जो किसान दास बन गए थे, उनको आजाद किया। इसी बीच में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जो भी आपने मर्चेंट सुना होगा, ट्रेडर सुना होगा, ये सब जो लोग होते हैं, जो व्यापारी टाइप के जो लोग होते हैं, इन पे काफी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो नेपोलियन ने इनको भी क्या किया, हटा दिया। जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर वो हटा दिया। लास्ट चीज क्या कर दी कि उस देश में ट्रांसपोर्ट का और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको काफी ज्यादा बेहतरीन किया ताकि देश की जो हालत है वो सुधारा जा सके। तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये जो सिस्टम उसने चेंज किया वो अच्छी बातें हैं, है ना। अब गलत क्या किया इसने, देखिए गलत क्या कर दिया कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ना लोगों पे, वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि आप जो हैं, जो भी सरकार में जो लोग हैं उनके खिलाफ आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, तो ये कर दिया। दूसरा क्या कर दिया कि उस देश में जो टैक्सेस हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। किसी भी चीज को आप सामान को आप खरीदोगे तो उसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो एक दिक्कत ये कर दी। तीसरी कर दी भाई सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप जब अखबार देखते हैं, अखबार देख लीजिए, फिर टेलीविजन देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो इन सभी को एक क्या होता है, चेक इन के हिसाब से अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर अखबार में आप क्या क्या छाप सकते हैं, उस पर क्या क्या रोक है, उसको सेंसरशिप कहा जाता है। तो नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी भाई कि आपको कुछ भी छापना है तो पहले आप हमसे पूछोगे, उसके बाद ही आप छाप सकते हो या कुछ ला सकते हो। तो ये एक लागू कर दिया। तीसरा क्या कर दिया कि सभी को बोल दिया भाई कि कंपलसरी है फ्रेंच आर्मी आपको ज्वाइन करना, कंपलसरी है फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करना। ये बहुत सारे देशों में भी होता है फ्रेंच आर्मी, आपने सुना भी होगा। जैसे कि आपने बीटीएस सुना होगा, बीटीएस है ना, ये जिस देश से हैं, किस देश से हैं, साउथ कोरिया से हैं, तो इनको भी तो करना पड़ा था, इनको भी अपना नाच गाना बंद करके एक तरीके से क्या करना पड़ा था, इनको आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा था। सेम यही चीज कहां पर हुई, फ्रेंच में भी हुई थी, ओ सॉरी फ्रेंच नहीं, फ्रांस में, फ्रेंच आर्मी के लिए। तो इसने ये क्या किया भाई, सिविल कोड को लॉन्च किया। अब देखिए जो ये सब कोड इसने लॉन्च किया है ना, इसने यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों पर लॉन्च किया, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रांस में आया, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, पूरे के पूरे जो यूरोप है उस पूरे के पूरे यूरोप को जीतना स्टार्ट कर दिया और उन सभी पे ये चीजें लागू कर दी, यानी कि जो भी राजा वगैरह थे सबको हटा दिया। इसीलिए नेपोलियन को काफी बढ़िया सम्राट भी कहा जाता है, काफी बहादुर योद्धा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले कब आया था, ये तो आया था केवल फ्रांस में, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, पूरे के पूरे यूरोप पर अपनी क्या कर ली, पकड़ जमा ली। अब यहां पर जो टाइम फ्रेम मैंने लिखा था, कितना लिखा था, 1815। तो 1815 में क्या होता है, वाटरलू में एक लड़ाई होती है। कहां पर, वाटरलू कहा जाता है उस जगह का नाम, 1 मार्क में आप याद रखिए, वाटरलू। ये एक जगह थी जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसको हराया गया था, और इसको हराया था 4 बड़ी बड़ी पावर्स ने। एक तो थी आपकी ब्रिटेन, एक थी आपकी प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है भाई, 4 बड़ी पावर मिलती हैं, नेपोलियन को हरा देती हैं, और वो हार जाता है कब, 1815 में वाटरलू में। अब जब ये हार जाता है, कौन, नेपोलियन जो हार जाता है, तो इसके बाद एक चीज करी जाती है, इसको वियना ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। हारने के बाद एक सम्मेलन होता है इन बड़ी पावर का, ब्रिटेन का, प्रशिया का, रशिया का और ऑस्ट्रिया का, और इसमें वो डिसीजन क्या लेते हैं कि भाई जो जो चीजें नेपोलियन ने करी है उसको हम बदल देंगे। किया क्या इन्होंने, सबसे पहले क्या किया भाई कि जो फ्रांस का जो बॉर्डर है उसको क्या कर दिया, उसको लिमिट लगा दी कि भाई फ्रांस जो है अब इतने का इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, और इसके अगल बगल में एक नई टेरिटरी लगा दी ताकि जो इसको जो कंट्रोल है वो करा जा सके, क्योंकि नेपोलियन यहां पर आया और धीरे धीरे उसने बाकी राज्यों को भी जीत लिया था, है ना। इसी चीज को लेकर के फ्रांस का जो बॉर्डर था उसको एक्सपेंड ना करके उसको लिमिटाइज कर दिया गया कि भाई अब आप इतने में ही रहोगे, है ना। और अगल बगल में बहुत बड़ी बड़ी पावर खड़ी कर दी कि आने वाले टाइम में अगर ये कोई ऐसा कुछ करता है तो इसको हम तुरंत रोक सके। दूसरा क्या किया भाई कि जो बर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, वहां के राजा को वापस से वहां पर स्टैब्लिश किया, और पूरे के पूरे यूरोप में फिर से क्या कर दिया भाई, जो मोनार्कियल रूल था, जिस मोनार्कियल रूल को नेपोलियन ने हटाकर खुद को सम्राट घोषित किया था भाई, उसको भी क्या कर दिया, दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया। किसने भाई, वियना ऑफ कांग्रेस ने। वियना ऑफ कांग्रेस
चार बड़ी पावर थी, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। आई रिपीट, ऑस्ट्रिया। हमेशा ध्यान रखे भाई, ऑस्ट्रिया को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तक कंफ्यूज हो गए थे भाई ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। और आपने अधिकतर बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों अलग अलग हैं। तो ऑस्ट्रिया के लोगों को ऑस्ट्रियन कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। ट्रेलियन और ट्रियन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऑस्ट्रिया जो आपका है वो यूरोप की एक कंट्री है। खैर, इतनी बात समझ आती है आपको कि वियना ऑफ कांग्रेस हुई, नेपोलियन को हरा दिया। हराने के बाद जो जो उसने गलत चीजें करी थी या फिर जो भी उसने करा था उन सब में परिवर्तन कर दिया गया और दोबारा से कंजर्वेटिव जो ऑर्डर था पूरे के पूरे यूरोप में आ गया। कंजर्वेटिव ही थे ना वो लोग, वो क्या चाहते थे कि जो पुरानी सोच है, जो पुरानी परंपरा है, जो पुराने रीति रिवाज है, जो पुरानी सरकार है, वही चलेगा फिर से। कहां पर? यूरोप में। और इस तरीके समझिए कि वियना ऑफ कांग्रेस दोबारा से आ गई कहां पर? पूरे के पूरे यूरोप के पावर में। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब 1815 में वियना ऑफ कांग्रेस आई और दोबारा से पूरे के पूरे यूरोप में उन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर दिया, तो कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, यानी कि 15 सालों तक ठीक ठाक चला। लेकिन 1830 से लेकर के जो 1848 तक का जो समय आप देखते हैं, इसमें क्या हुआ कि पूरे के पूरे यूरोप में जो लोग थे ना वो क्रांति करना स्टार्ट कर गए। और सबसे पहले जो क्रांति स्टार्ट हुई थी भाई वो जुलाई 1830 में हुई थी, जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, है ना। फ्रांस में ही फिर से क्रांति स्टार्ट हुई है। जो क्रांति उन लोगों ने सबसे पहले करी थी 1789 वाली, उसके बाद कुछ सरकारें आई, फिर नेपोलियन आया, फिर नेपोलियन को भी हरा करके वियना ऑफ कांग्रेस आई और वापस से बर्बन डायनेस्टी आ गई। तो उसके खिलाफ ही एक तरीके समझिए जुलाई 1830 में फिर से क्या हुआ, यहां पर क्रांति स्टार्ट हुई फ्रांस में। जो पूरी की पूरी जो क्रांति थी आपका फ्रांस वाला, वो क्या होगी? पूरे के पूरे यूरोप में फैलेगी, क्योंकि ड्यूक मेटरनिख ने क्या कहा था कि अगर फ्रांस छीकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी लगेगी। तो फ्रांस ने क्या किया भाई? क्रांति स्टार्ट करी। जिन बातों को लेकर के उसने क्रांति स्टार्ट करी वही बातें पूरे यूरोप में चल रही थी। वो कौन कौन सी बातें थी? सबसे पहली सोच थी भाई लिबरलिज्म एंड डिमांड फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी कि जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि भाई लिबरलिज्म सोच को लाया जाए। लिबरलिज्म का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई लोगों को इक्वेलिटी, समानता और कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, स्वतंत्र हैं, ये सब। और पॉलिटिकल रिफॉर्म का मतलब कि जो लोग हैं उनको राजनीति में भागीदार बनाया जाए, ये सब बातें लेकर के आए वो। ठीक है। दूसरा, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई भाई कि अब जो है हम उनके अंडर में नहीं रहेंगे, हमारा अपना खुद का एक पर्सनल देश होगा जिसमें जो सरकार चलेगी भाई उसमें हम खुद चलाएंगे, राजा नहीं चलाएंगे उसको। कौन चलाएगा? हम खुद चलाएंगे। तो एक ये भावना आई। तीसरी क्या है भाई कि जो समाज था उनका और जो इकोनॉमिक हालत थी एक तरीके से वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी, है ना। क्या हो रही थी? काफी ज्यादा खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा एक तरीके से क्राइसिस आ गए थे कृषि में और सूखा पड़ गया था, इसको लेकर के दिक्कत आई। और ये सब जब दिक्कतें आती हैं तो सारा का सारा जो भांडा है वो किस पे फोड़ा जाता है? वहां की सरकार पर। और सरकार में कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे। तो ये भी एक आंदोलन का रीजन बना। तीसरा क्या बना कि जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है, जो भी पॉलिसी इन लोगों ने लागू करी थी उसको लेकर के जो लोग थे वो खिलाफ हो गए कि भाई हम कंजर्वेटिव जो सरकार है उसकी हम बातें नहीं मानेंगे, है ना। तीसरी क्या कर दी कि इसी बीच में कुछ क्रांतिकारी सोच आ गई। क्रांतिकारी सोच का मतलब भाई कि अब जो है हमें साथ में नहीं रहना है इनके, किसके? कंजर्वेटिव जो सरकार है उनके हमें साथ में नहीं रहना है, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं रह पा रहे। और ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना आपको, ऊपर से नीचे तक की जो बातें बता रहा हूं, ये पूरे यूरोप की बात है। पूरे यूरोप के देश के जो लोग हैं उन सबके भीतर ये भावना है। और लास्ट में एक आता है इमीडिएट ट्रिगर, जिसमें क्या होता है पूरे के पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाती है और बहुत सारे पॉलिटिकल स्कैंडल्स आते हैं, यानी कि जो सरकार होती है बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करती है। और सोचो आप, जब इतनी सारी बातें होती हैं तो कितने बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। अब यही बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ पूरे के पूरे कहां पर? यूरोप में। और इसी के बाद इससे स्टार्ट हुआ भाई यूरोप का यूनिफिकेशन। कहां का यूनिफिकेशन भाई? यूरोप का। यूरोप का यूनिफिकेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई जो यूरोप था उस यूरोप में से ही अलग अलग क्षेत्रों को निकाला गया, अलग अलग देश बनाया गया। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ये सबसे मेन बातें थी। इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। एक तो ये हो गया, एक ये, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम सबसे पहली चीज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, ठीक है। तो पूरे यूरोप में आपने देख लिया कि क्रांति हुई, आंदोलन हुए, जो लोग थे उनके भीतर नेशनलिज्म की भावना आई और जो सभी के सभी जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई कंजर्वेटिव को हटा दिया जाए और सरकार किसकी आ जाए भाई? हमारी आ जाए।
अब यही बात जो सबसे पहले आई वो आई भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, यानी कि अब क्या होगा, उस पूरे के पूरे यूरोप में से जो सबसे बड़ा देश था, जो कौन सा देश था भाई आपका, ऑटोमन बिस्मार्क वाला जो प्रशिया वाला देश था, इसी को अब हम क्या बनाने वाले हैं, जर्मनी बनाने वाले हैं। देखो ये होगा कैसे, यानी कि सबसे बढ़िया आसान तरीका है क्या कि जो प्रशिया आप देखते हो उस प्रशिया के पास बहुत कम हिस्सा है और उस प्रशिया के जो कुछ हिस्से हैं ना वो अलग अलग पावर्स के पास हैं। तो क्या हुआ कि जो प्रशिया है, प्रशिया ने कुछ वॉर्स लड़ी और उन वॉर्स में क्या किया, उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया और उन क्षेत्रों को मिला करके अपना एक देश बनाया जिसका नाम क्या बना, जर्मनी बना। अब ये हुआ कैसे, देखो जर्मनी को जर्मनी बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे भाई ऑटो वन बिस्मार्क। कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लिख लेना, आ सकता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया के कहते प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने ही वो पॉलिसी लाई जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन यानी कि खून और लोहा, लोहा और खून आप भी कह सकते हैं। खैर इसी पॉलिसी के जरिए उन्होंने क्या किया था कि जो प्रशिया का डोमिनेंस है उसको बढ़ाया और उन क्षेत्रों को जीता जिनको जोड़ करके क्या बना, जर्मनी बना। अब देखो ये बना कैसे, सबसे पहली जो वॉर होती है 1864 में जिसको कहा जाएगा डेनिश वॉर। क्या कहा जाएगा भाई, डेनिश वॉर। इसमें क्या किया कि जो प्रशिया है, प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिल गए आपस में, प्रशिया और ऑस्ट्रिया आपस में मिल गए और उन्होंने क्या किया, जो डेनमार्क आप देश देखते हैं, इस डेनमार्क के पास एक जगह थी स्केल्सविग और एक था हॉल्स्टीन। स्केल्सविग और हॉल्स्टीन, इन जगहों को जीता। एकदम ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं आपको कि भाई प्रशिया की 2 जगह किस पे थी, डेनमार्क पे थी। उस डेनमार्क की जगह को क्या बोलते थे, स्केल्सविग और हॉल्स्टीन कहते थे। इन दोनों को जीता भाई किसने, प्रशिया ने। किसकी सहायता से भाई, ऑस्ट्रिया की सहायता से। यानी कि जो पहली वॉर हुई डेनिश वॉर 1864 में, वो हुई थी प्रशिया प्लस ऑस्ट्रिया का अलायंस किसके साथ, किसके खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ, और इसमें कुछ हिस्सा आ गया। दूसरा क्या हुआ भाई कि यहां पर आपने क्या देखा कि प्रशिया और ऑस्ट्रिया आपस से मिलकर के डेनमार्क को हरा रहे थे। अगली वॉर जो हुई 1866 में वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया की ही हो गई। यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रशिया जो है आपस में ही लड़ गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया को जब आप देखोगे ना वो जर्मनी के बगल में ही है, उसके पास भी प्रशिया का कुछ हिस्सा था। उस वाली वॉर में क्या हुआ कि इनको एक हिस्सा मिल गया जिसको कहा जाता है नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन। जो ये वाला है इसमें कुछ जर्मन स्टेट्स थे जो ऑस्ट्रिया के पास थे। तो इसलिए क्या किया, अगली जो वॉर करी इसने, किसने, प्रशिया ने 1866 में वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ करी और प्रशिया ने उन जगहों को भी अपने में मिला लिया। जो अगली जो चीज हुई वो हुई भाई आपकी फ्रैंको पर्शियन वॉर। कौन सी, फ्रैंको पर्शियन। फ्रैंको यानी कि फ्रांस हो गया आपका, फ्रैंको से याद रखें फ्रांस, और प्रशियन जो प्रशिया चल रहा है, इससे मिलकर के क्या हुआ कि जो आपका प्रशिया था उसने किसके खिलाफ वॉर कर दी, यहां पर फ्रांस के खिलाफ। और फ्रांस के पास जो जगह थी वो वापस ले ली किसने, प्रशिया ने। आपने एक चीज क्या देखी भाई, ये वाली वॉर लड़ी जीत गए, ये वाली वॉर लड़ी वो भी जीत गए, ये वाली जो वॉर लड़ी वो भी जीत गए। और इस तरीके से समझो आप कि कुछ हिस्सा हम इसमें जीते, कुछ हिस्सा हम इसमें और कुछ हिस्सा हम इसमें। और फाइनली जो प्रशिया था उसका उन सभी टेरिटरी पर क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। और इसीलिए क्या हुआ, जर्मन एम्पायर बना कब, 1871 में। और जो किंग विलियम थे वो पहले क्या बन गए, यहाँ के सम्राट बन गए। क्या बन गए भाई, सम्राट। ठीक है, और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में 3 बातें ध्यान रखनी है, डेनिश वॉर, ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर, फ्रैंको पर्शियन वॉर। तीनों वॉर हुई, तीनों जीते और फाइनली क्या बन गया आपका, जर्मनी बन गया। ठीक है, याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो डेनिश वॉर है तो डैन से याद रखना भाई, डेनमार्क के खिलाफ हुआ था। ऑस्ट्रो प्रशियन है तो प्रशियन एक तरफ था, ऑस्ट्रिया एक तरफ था। यहां पर क्या, फ्रैंको पर्शियन, तो फ्रैंको से याद रखना भाई फ्रांस। क्या रखोगे आप, फ्रांस। उसकी लड़ाई किससे हुई, प्रशिया से हुई, और मिलकर के इन्होंने लड़ाई करी और फाइनली ये जीत गए। और इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट, यानी कि जर्मनी नाम का एक देश अब आपका बन चुका है। चलिए, ये है जर्मनी आपका जो पहले के समय में था और इस तरीके से उन सब जगहों को इसने जीता था। ये पहले प्रशिया था। ठीक है, खैर आप अभी वाला मैप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अभी के हालात जो हैं कि मतलब जो जर्मनी है ना उसके आसपास कौन से क्षेत्र पड़ते हैं। क्योंकि जर्मनी के आसपास आप जब देखोगे ना तो इधर ऑस्ट्रिया वगैरह दिखाई देगा, डेनमार्क भी दिखाई देगा, उन सबसे जगह छीनी गई थी। खैर चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। अब देखिए इटाली कैसे बना। देखिए जब 1815 में जो कंजर्वेटिव आए थे उन्होंने क्या किया था
कि इटाली को भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। इटाली कहां पड़ता है भाई? इटाली पड़ता है, जब आप फ्रांस का मैप देखेंगे, मतलब यूरोप का मैप देखते हैं, जहां पे फ्रांस है, फ्रांस के ठीक सामने नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में क्या पड़ेगा? इटाली पड़ता है। इस इटाली को क्या किया भाई 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना ने क्या किया था ना कि अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया था। ये क्यों किया गया था? उसी टाइम बताया ना मैंने आपको कि स्टेट को अलग अलग इसलिए बांटा गया था ताकि कोई बड़ी महाशक्ति ना बन जाए। सबकी जब टेरिटरी पर किसी और का कंट्रोल होगा ना तो कोई एक बंदा क्या होगा? शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। यही गलती साबित कर दी इन्होंने। हुआ क्या कि इटाली के जो स्टेट्स थे उनको जब इन लोगों ने अलग अलग हिस्सों में बांटा तो इनके मन में भी वो भावना आई कि भाई हम इटालियों की अपना एक कल्चर है, अपनी एक आइडेंटिटी है और इसलिए हमारा भी एक देश होना चाहिए, है ना। और इसको लेकर के यहाँ के जो सबसे मेन किसी को कहेंगे कि कौन कौन व्यक्ति थे जिसकी वजह से इटाली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, तो पहले थे काउंट कमिलो दी कावुर। क्या थे? काउंट कमिलो दी कावुर। ये जो थे किंगडम ऑफ सरदानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो सरदानिया है, इसी सरदानिया में हमें कुछ हिस्से जोड़ने हैं, हमें कुछ हिस्से जोड़ने हैं और जोड़ करके क्या बनाना है? इटाली को बनाना है। जैसे कि देखो इस पे क्या किया था मैंने, इसमें मैंने प्रशिया, इस प्रशिया में कुछ हिस्से जोड़े और जोड़ के क्या बनाया भाई? जर्मनी बनाया। और ठीक इसी तरीके से जो आप ये इटाली देख रहे हो, ये पहले इटाली नहीं हुआ करता था, ये क्या था भाई? किंगडम ऑफ सरदानिया। और इस किंगडम ऑफ सरदानिया के प्राइम मिनिस्टर थे काउंट कमिलो दी कावुर। और इन्होंने जो रोल प्ले किया, किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने। यहां पर जो नाम बताया था आपको, ऑटो वन बिस्मार्क ने जो काम किया किसके लिए? जर्मनी के लिए। ठीक वही काम इटाली के लिए कौन करने जाने वाला है? काउंट कमिलो दी कावुर और एक और जुसेप्पे गैरिबाल्डी और एक और नाम है जोसेफ मजीनी। एक और नाम है यहाँ पे भाई जोसेफ मजीनी। इन तीनों ने मिलकर के भाई इटाली का यूनिफिकेशन किया था। अब देखो इसको कैसे किया। सबसे पहले जो वॉर हुई थी वो सेकेंड वॉर यहाँ पे लिख रखी है मैंने। एक फर्स्ट वॉर भी हुई थी लेकिन उसका कुछ मिला नहीं था इनको, इसलिए फर्स्ट वॉर को हमने नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट वॉर से कुछ जीत हासिल हुई नहीं, कुछ हिस्सा मिला नहीं। तो चीजें स्टार्ट होती हैं 1859 से। 1859 में सेकेंड वॉर ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस होती है और सरदानिया और जो फ्रांस है, सरदानिया फ्रांस जो है वो आपस में मिल करके किससे लड़ते हैं? ऑस्ट्रिया से लड़ते हैं। तो यहां पर ऑस्ट्रिया के खिलाफ कौन कौन लड़ रहा भाई? सरदानिया और कौन? फ्रांस। इनका अलायंस है और इनको क्या चाहिए? ऑस्ट्रिया से एक हिस्सा चाहिए जिसका नाम होगा लोम्बार्डी। क्या नाम होगा भाई? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास था। इस ऑस्ट्रिया से जीतने के लिए सरदानिया ने क्या किया? फ्रांस से अलायंस किया भाई कि हम दोनों मिलके लड़ते हैं और कुछ हिस्सा तुम रख लेना और मेरे को भाई ये लोम्बार्डी वाला हिस्सा दिला देना। फाइनली क्या होता है? ऑस्ट्रिया से ही जगह छीन ली जाती है, यानी कि उसको हरा दिया गया। और यहीं से स्टार्ट होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम ऑफ इटाली। इसके जीतने के बाद ही ये लोग घोषित कर देते हैं कि भाई हमारा जो इटाली है वो अब क्या हो रहा है? यूनिफाइड हो रहा है। अभी कुछ चीजें ही हुई हैं, भी सारी जगह यहाँ पर नहीं मिली है, बट यहाँ पर इटाली नाम आ चुका है, क्योंकि पहले नाम क्या था यहाँ पर? किंगडम ऑफ सरदानिया था। लेकिन कुछ जगह जीतने के तुरंत बाद क्या कर दिया भाई? इटाली को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भाई हमारा अपना एक देश होगा। इसके बाद जो होता है आपका थर्ड वॉर। यहाँ पर सेकेंड वॉर में हमें लोम्बार्डी वाला हिस्सा मिला था, अब होगी थर्ड वॉर इटालियन इंडिपेंडेंस की। और इसमें क्या होता है? इटाली और प्रशिया ये मिल जाते हैं आपस में। प्रशिया कौन? जो जर्मनी वाली पावर मैंने बताई थी। इटाली और प्रशिया मिल जाते हैं फिर से, और वो किसके खिलाफ फिर से लड़ते हैं? ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही लड़ते हैं। और यहां पर कौन सा हिस्सा मिलेगा उनको? वेनेशिया। कौन सा हिस्सा? वेनेशिया। यहां पर लोम्बार्डी वाला हिस्सा मिला, इसमें वेनेशिया वाला मिला। और इस तरीके समझो आप कि इटाली के पास बड़े बड़े हिस्से आ गए। बड़े बड़े हिस्से आने के बाद एक जगह रह गई थी, सबसे मेन थी, वो थी भाई रोम। इटाली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है भाई। इस रोम को 1870 में क्या होता है? जो आर्मी होती है वहां पहुंचती है और फाइनली उस जगह को जीत ली जाती है। अभी आप कुछ चीजें देख रहे हो कि यहां पर सरदानिया जीती, सॉरी लोम्बार्डी जीत लिया और वेनेशिया जीत लिया, और सब में काम किसका आ रहा है भाई? इसका नाम आ रहा है ना काउंट कमिलो दी कावुर का। लेकिन नहीं, जो जोसेप्पे गैरिबाल्डी है और जो मेजीनी है ना, इन्होंने अपनी अपनी एक अलग से एक आर्मी बना रखी थी। और इनका काम क्या था? इन सभी स्टेट्स में जाना, जैसे कि सिसिली, नेपल्स, ये सब स्टेट्स हैं जो आप इस मैप में आप देख सकते हो, जो अलग अलग इसमें दिखाई दे रहा है आपको। इन सभी स्टेट को, जो ये कलरफुल दिख रहा है ना, ये येलो है आपका, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये अलग ग्रीन है, इन सभी जगहों को तो जीता है। और इसमें क्या किया था? जो मेजीनी थे, गैरिबाल्डी थे, ये लोग वहां जाते थे, लोगों को अपनी आर्मी में मिलाते थे, अपनी टीम में मिलाते थे और उन जगहों पर आंदोलन करके उन जगहों को जीत लेते थे। और फाइनली 1870 में रोम के कैप्चर के साथ क्या होता है? इटाली का यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है और फाइनली इटाली की जो कैपिटल होती है वो रोम बनती है 1871 में।
और यहीं से डिक्लेयर हुआ भाई कि रोम वॉज डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ इटाली। तो यहां पर एक और देश कौन सा बन गया भाई आपका, इटाली। ठीक है, जर्मनी बन गया, इटाली बन गया, दो देश बन गए आपके। अब चलते हैं अगले देश पे। ये था पहले देख लो इसमें यूनिफिकेशन कैसे है। कैसे है भाई, ये है आपका किंगडम ऑफ सरदानिया, जो हिस्सा आप ये देख रहे हो ना, ये किंगडम ऑफ सरदानिया है और ये भी है। और ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन, ये वाला ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ये भी ब्लू, ये सब इटली के नहीं हुआ करते थे। तो इसके लिए क्या किया, लोम्बार्डी को उस टाइम जीता, ऑस्ट्रिया से वेनेशिया को भी जीता, ये सब जो जगह देख रहे हो इनको भी जीता, पेपल स्टेट्स को जीता, और जो दो सिसिलीज थे उनको भी जीता एक तरीके से। और फाइनली क्या किया गया कि इटाली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये है आपका इटाली बिफोर द यूनिफिकेशन और ये है इटाली आफ्टर द यूनिफिकेशन। ठीक है भाई, 1858 की फोटो है ये, और ये फोटो है भाई कब की, इसकी डेट नहीं डाली तो इसमें कोई डेट नहीं है, तो इसमें आपको डेट रख लेनी है कौन सी, 1871 के बाद की। चलिए, अब हम बात करेंगे भाई नेशनलिज्म इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश भी आपने देखा ही होगा। ब्रिटेन को लेकर के एक चर्चा ये हमेशा रहती है कि ब्रिटेन क्या है, क्योंकि ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरीके से तीन आप नाम सुनते होंगे ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं। देखो यहाँ पर है क्या कि जो ब्रिटेन है ना वो भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर जो जातीय समूह है, एक तो वेल्स लोग रहते हैं, वेल्स, ठीक है, या फिर वेल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, एक आपने स्कॉटिश सुना होगा, स्कॉटिश, जिसको स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। एक आयरिश लोग भी सुनोगे, आयरलैंड भी आप कह सकते हो। और इन सभी लोगों को मिलाकर के ही आपका क्या बना था, स्टार्टिंग में किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना था। इस वाले मैप से आप देखो, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ दो। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दो। और ब्रिटिश आइसलैंड का मतलब होता है जब आप ये पूरे को ही टुगेदर कर दो। ठीक है, तो जब आप यूरोप का मैप देखेंगे ना, उस यूरोप के मैप में आप ध्यान से देखना कि जो ब्रिटेन है ना, कुछ अलग से दिखाई देगा। जैसे कि मान लो ये पूरा का पूरा यूरोप होगा, यहाँ पर आपको बेल्जियम, ब्रसेल्स, फ्रांस देखने को मिलेगा, उसके ठीक बगल में यहाँ पर ब्रिटेन मिलेगा। अभी के समय में क्या है कि इसका ये वाला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये अलग आयरलैंड देश है, और ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला करके एक देश बन रखा है आपका किंगडम ऑफ ब्रिटेन। अब देखो ये हुआ कैसे, स्टार्टिंग में क्या किया, अभी 1688 में यहाँ पर भी नेशनलिज्म की भावना ही आई थी। और फाइनली यहाँ पे भी 1688 में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है, वहाँ की पार्लियामेंट, उसने बोला भाई कि जो मोनार्की रूल है हमारा, जो राजा का शासन है, उसको हम हटा करके सारी की सारी पावर हम पार्लियामेंट के पास कर देंगे। और 1707 में क्या किया इन लोगों ने कि जो इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड था, इनको आपस में मर्ज कर दिया और फाइनली एक नाम बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या किया कि जो मोनार्की का रूल था वो छीना और पार्लियामेंट को सारी की सारी पावर दे दी गई। अभी भी वहां पर क्या है, अगर आप इंग्लैंड को आप देखेंगे ना, तो वहां पे अभी भी देखना कि एक मोनार्क है, एक तरीके से राजा। अभी कौन है वहां पे, एलिजाबेथ के शायद है ना, नाम भूल रहा हूं मैं अभी, जो भी हो, खैर। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन कैसे बना भाई, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ करके। 1801 में क्या हुआ, यहां पर कुछ हिस्सा मिल चुका है ब्रिटेन को, कि जो आयरलैंड है उसने मना कर दिया भाई कि मैं आपको साथ नहीं जाऊंगा। आयरलैंड ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसने कह दिया भाई कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। और इसको लेकर के ब्रिटेन ने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ने इसको फोर्सिबली, यानी कि क्या कहते हैं इसको, फोर्स करके या फिर मान लीजिए जोर जबरदस्ती करके एक तरीके से, और यहां पर क्या किया, आयरलैंड को भी अपने हिस्से में मिला लिया। और इस तरीके से समझिए कि आपका जो ब्रिटेन है, क्या है आपका जो ब्रिटेन है, इसका भी नेशनलिज्म कंप्लीट होता है और ये भी आपका यूनिफाई हो जाता है, जो कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जो स्कॉट था, इंग्लैंड था, वेल्स था, ये सब अलग अलग थे। अभी भी आप देखना, जब आप क्रिकेट मैच देखोगे ना, तो स्कॉटलैंड की टीम आपको एक अलग दिखाई देगी, आयरलैंड की टीम आपको एक अलग दिखाई देगी, और इंग्लैंड और वेल्स की एक टीम अलग दिखाई देगी। तो इंग्लैंड की टीम कौन सी है, इंग्लैंड और वेल्स वाली है, ठीक है। स्कॉटलैंड एक अलग देश की टीम है, लेकिन वो काउंट इसी में होता है, ग्रेट ब्रिटेन में ही काउंट होता है। बस अलग देश एक ही है इस पूरे रीजन में, वो है आपका आयरलैंड। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपका नेशनलिज्म इन ब्रिटेन भी आपका कंप्लीट और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी आपका कंप्लीट। चलिए, अब क्या है भाई, अब है आपका बाल्कन प्रॉब्लम। बाल्कन क्या है, बाल्कन वाला जो आप हिस्सा देखते हैं, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे, यूरोप का मैप ठीक आपके सामने होगा, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो वहां पर बाल्कन रीजन पड़ता है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया और भी बहुत सारे देश। ये सभी जो देश आपने नाम सुने, ये सभी एक एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है भाई, ऑटोमन एम्पायर जो था
पहले बहुत बड़ा साम्राज्य था ये भी, ठीक है। इसी एम्पायर के भीतर ये बहुत सारे देश हुआ करते थे। जो भावना पूरे के पूरे यूरोप में चल रही थी, वही भावना कहां पे आ गई भाई? रोमानिया में, बुल्गारिया में, अल्बानिया में, ग्रीस में, सभी देशों में आ गया। और फाइनली यहां पर बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है? आंदोलन होता है, और फाइनली यहां पर राजा को अपने शासन से हटना पड़ जाता है, और इस तरीके से यहाँ के भी देश जो है अलग अलग हिस्सों में बन जाते हैं। इसकी स्टोरी जो है आपके किताब में उतनी बड़े हिस्से में नहीं दिखाई गई है, बस थोड़ा सा आता है कि ये जो देश है वो किसके हिस्से थे और ऑटोमन एम्पायर क्या था। तो ज्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना है आपको, बस समझने के लिए रखना कि ये जो देश थे वो किसका हिस्सा थे एक समय को? ऑटोमन एम्पायर के। फिर यहां पर भी आंदोलन चलता है, और आंदोलन के बाद ये सब देश क्या बन जाते हैं? एक अलग राष्ट्र बन जाते हैं। अभी के समय में ये सारे के सारे देश आपने सुने होंगे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया। ओके, गुड, चलो खैर, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट यहां पर, ठीक है। अब जितनी भी चैप्टर में मैंने चीजें पढ़ाई, अब इन सभी बातों को याद रखना। अभी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उससे अपने आप आपको समझ आ जाएगा भाई कि सच में जो मैंने पढ़ा वो कितना मेरे को काम आया, ठीक है। चलो देखो भाई, सबसे पहला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो इसमें से कौन सा जो रेवोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, उसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना आई? सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था, आप सभी को पता है वो कौन सा हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। तो उसी के बाद से क्या हुआ कि पूरे के पूरे यूरोप में किसकी भावना उत्पन्न हुई भाई? नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है। तो पहले कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या है भाई? आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो 1707 की कहानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ब्रिटेन को लेकर के। किसको लेकर के? ब्रिटेन को लेकर के। और क्या बताया था कि द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से पढ़ के एक तरीके से करना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वाज फॉर्म बाय कंबाइन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, 1707, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2021 के सीबीएसई जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उसमें था ये सवाल। अगला देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन। सेम सवाल आगे एक तरीके से, यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा आपका। अगला क्या है? विच रीजन वाज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू। अब देखो, सिविल कोड कौन लेके आया था भाई? नेपोलियन लेकर के आया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो नेपोलियन कोड लेकर के आया था वो पूरे के पूरे यूरोप में गया है, यानी कि यूरोप के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो सभी जगहों पर गए हैं। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे? स्विट्जरलैंड एंड इटाली, तो ये तो थे ही। इटाली एंड जर्मनी, ये भी थे। स्विट्जरलैंड जर्मनी, ये भी थे। अब तो भाई इसमें जितने नाम बोले तो थे। डी वाला क्या कह रहा है? डी कह रहा है भाई डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटाली और जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। तो एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन करें, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ें, चारों के चारों आंसर देखें क्या लिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद टिक करें। बहुत सारे बच्चे भी सी ए पे लाके चले जाते, क्योंकि भाई स्विट्जरलैंड और इटाली में तो किया ही था, लेकिन भाई स्विट्जरलैंड इटाली के अलावा जर्मनी में तो किया था, डच रिपब्लिक जो थे वहां पे भी तो किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला है आपका, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 में 1815 सॉरी, इसमें नेपोलियन को हराने वाली कौन सी पावर थी? तो वो थी भाई कंजर्वेटिव्स। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने ही क्या किया था? और जो आपका नेपोलियन है उसको हराया था। अगला सवाल क्या है भाई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन इन 1815। 1815 में कौन कौन से ग्रुप ऑफ कंट्री थी एक तरीके से जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया? तो भाई वो भी देख लेते हैं। इसका है ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ऑस्ट्रिया और यहां पर भी है ऑस्ट्रिया, लेकिन एक वही बात है, मैंने जानबूझ के ऑस्ट्रिया ही बोला क्योंकि ये ऑस्ट्रिया नहीं लिखा है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। अभी शुरू में बताया था, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होता तो आपको ये बात याद रहती कि मैंने क्या कहा था, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अलग अलग देश हैं। तो भाई गलती से भी टिक मत कर देना कि भाई बी वाला ऑप्शन है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया था? जो पावर थी, कौन सी पावर थी? नेपोलियन की जो पावर थी उसको हराया था 1815 में वाटरलू में, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द यंग यूरोप।
यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। बर्न बर्न है जो आपका कहां पड़ता है भाई, स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है बर्न। लेकिन यहां पर जो सवाल है आपका यंग यूरोप, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो आपका मैजीनी था ना, उस मैजीनी ने ना अपनी एक टीम बना रखी थी जो वहां के लोगों से मिलती और क्रांतिकारी उनको बनाती। तो ये जो यंग यूरोप है उसका आंसर कौन होगा, जोसेफ मैजीनी। ओके, उसी की ये टीम हुआ करती थी। अगला क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इन ड्यूरिंग 1830s। तो 1830s में कौन था जिसने उन सभी को मिलाया, जुटाया और इटली को एक रिपब्लिक बनाया? तो इसका भी आंसर होगा भाई जोसेपे मैजीनी, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब ये सवाल फिर से आ गया जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि फ्रांस सीखता है तो पूरे के पूरे यूरोप को क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। कौन था भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर था भाई ड्यूक मेटरनिक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी। तो इन देशों में कौन सा देश ऐसा था जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण आया था? तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई वो इंग्लैंड है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़े स्तर पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में अलग अलग से चैप्टर हैं, वहां पर बहुत सारी कंपनी खोली गई थी। और आप कभी ध्यान देना कि इंग्लैंड इतना आगे क्यों गया, वो इन्हीं वजह से आगे गया था कि उसने अपने जो भी देश था वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को स्थापित किया था। एक और क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपील टेक प्लेस इन जुलाई 1830s। जुलाई 1830 वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि सबसे पहला जो आपका आंदोलन हुआ था जुलाई 1830 वाला, वो कहां पर हुआ था? वो आपके फ्रांस में हुआ था। कहां पर? फ्रांस पर, सॉरी हाँ, इसका हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जो लिबरलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने आंदोलन किया, बाद में पूरे के पूरे यूरोप में वो फैला। अगला है आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी। देखिए फ्रीडम ऑफ मार्केट लिखा है ना, तो स्वतंत्रता, समानता, राइट टू इक्वलिटी, ये सब जो बातें हैं और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, ये कौन सी सोच होती है? ये एक लिबरलिज्म की सोच होती है। जो लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म एक नई विचारधारा है जो नए लोगों की है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये बी। अगला है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये भाई मैं एमसीक्यू आपको कमेंट के लिए छोड़ना चाहता हूं ताकि आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि कौन था। ऑटो वन बिस्मार्क था, फ्रेडरिक थर्ड था, विलियम फर्स्ट था या फिर विलियम सेकंड था, ये आपको ही बताना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था जिसमें लगभग हमने सब चीज कवर कर ली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है भाई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ में आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरा नाम अमरेश है और यही आपका चैप्टर था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम एक और चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। और मैं चाहता हूं जो भी हमारी वीडियोस बन रही हैं उसमें आप जुड़े रहें, लगे रहें, क्योंकि वो सारे के सारे जो वीडियोस आ रही हैं वो एग्जाम के पर्पस से ही आ रही हैं और वो एक रैपिड टाइप की चीजें चल रही हैं कि हम इतने कम समय में कैसे पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे चैनल के साथ बने रहना है। जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय बाय।